नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। जो भी टाइम पे बैठे हो मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने लेक्चर देखने के लिए, उसके हिसाब से रख सकते हो। ओके, तो भाई आज का जो अपना चैप्टर नहीं लेसन, सॉरी, आज का जो आपका लेसन है दैट इज रिलेटेड टू टाइम ऑफ सप्लाई। इसके बारे में, टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ना है, समझना है। आज तो मैं आपको सिर्फ शायद इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि भाई व्हाट इज एग्जैक्टली टाइम ऑफ सप्लाई। अगर पॉसिबल हुआ तो डेफिनेटली एक आधा कॉन्सेप्ट का समझ भी हम लोग देख लेंगे, डिपेंड करता है जैसे लेक्चर्स मूव होगा, है ना। आपने अभी तक जितना भी जीएसटी का नॉलेज लिया है उस नॉलेज के बेस पे आपको इतना तो समझा होगा कि भाई सप्लाई ये जीएसटी में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सिपाही से पूरा का पूरा जीएसटी डिपेंड ही सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट पे हुआ है ना। देयर इज ओनली वन चार्जेबल इवेंट दैट इज नोन एज सप्लाई, जिसको आप आपके अकाउंटिंग के भाषा में कहते हो सेल। तो हमको ये पता है कि भाई जीएसटी लगता सप्लाई के ऊपर है ना। तो इसमें दैट इज जीएसटी के कॉन्सेप्ट में हमने आज तक वैल्यू ऑफ सप्लाई देखा। वैल्यू ऑफ सप्लाई में आपने क्या देखा कि टैक्सेबल वैल्यू कैसे डिटरमाइन करना है, वो देखा आपने। सही बात है ना। वैल्यू ऑफ सप्लाई में आपने देखा कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई को कैसे डिटरमाइन करना है। उसके बाद आपने लेस ऑफ सप्लाई देखा। क्या देखा? लेस ऑफ सप्लाई, जिसमें आपने देखा कि भाई नेचर ऑफ सप्लाई, आप उसको नेचर कह सकते हो या फिर लोकेशन ऑफ बायर, कैसे डिटरमाइन करना है ये देखा आपने। सही बात है ना। इन दो चीजों को सीखा। अब हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई। कुछ जो हमारे मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट, अलग दुनिया से आते हैं वो लोग लेसन के नाम को पढ़ के उसको डिफाइन करने की कोशिश करते, खोज करते, साइंटिस्ट बनने की कोशिश करते हैं। भाई ऐसे साइंटिस्ट का डिमांड नासा में बहुत ज्यादा है। तो क्या कह रहा था मैं कि टाइम ऑफ सप्लाई, कुछ लोग नाम को समझ के उसको इंटरप्रेट करते हैं कि लेसन में क्या रहेगा। मैं आपको बताऊं, इसके नाम के पीछे मत भागना, क्योंकि नाम के हिसाब से आप देखोगे तो टाइम का मतलब आप कहोगे सर टाइम का मतलब होता है समय, सप्लाई का मतलब होता है सेल। मतलब क्या? समय का सेल? नहीं, समय का सेल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यहाँ पे ये लेसन में हम सीखेंगे क्या? हम ये सीखेंगे कि ऑन विच डेट लाइबिलिटी आपका जनरेट हुआ, ऑन विच डेट लाइबिलिटी आपका जनरेट हुआ, उसके बारे में हम टाइम ऑफ सप्लाई वाले लेसन में कवर करने वाले हैं। तो ये लेसन आपको क्या चीज का अंडरस्टैंडिंग देगा कि लाइबिलिटी कौन से डे पे जनरेट हुआ, एक्रू हुआ, उसका डे आइडेंटिफाई कैसे करना है एज पर जीएसटी प्रोविजंस, वो मैं आपको यहाँ पे सिखा के दूंगा। मतलब क्या? देखो भाई, हर एक चीज का एक डेट लिमिट होता है ना, ऑब्वियस बात है।
इस पर्टिकुलर डेट या ड्यू डेट के अंदर आपको गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करना होता है। ऐसा थोड़ी है कि जिस दिन तुमको मूड आया उस दिन जाके गवर्नमेंट को टैक्स भरोगी। गवर्नमेंट वाले तब तक बैठ के क्या करेंगे? तो आपको एक सेल का, सप्लाई का लाइबिलिटी कब अराइज हुआ, डेट ऑफ लाइबिलिटी क्या है, चार्जिंग इवेंट कौन से डेट पे रहेगा, उसको डिटरमाइन करना जरूरी होता है। और उसी के बारे में हम सीखेंगे ये लेसन जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब इन शॉर्ट हम क्या सीख रहे हैं? हम यहाँ पे डेट आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि ऑन विच डेट लाइबिलिटी जनरेट हुआ, उस सप्लाई के ऊपर, सेल के ऊपर जीएसटी का लाइबिलिटी कौन से दिन पे जनरेट हुआ, ड्यू हुआ, एक्रू हुआ, उसके बारे में हम ये वाले पर्टिकुलर लेसन में सीखेंगे। अगर आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो मैं कहूंगा कि दोस्तों ये आपको 15 मार्क्स के लिए आ सकता है प्रैक्टिकल सम, और समझ के चलो 10 मार्क्स के लिए आएगा इसका थियरी प्लस ऑब्जेक्टिव। तो आप टाइम ऑफ सप्लाई वाले लेसन को 15 से 25 मार्क्स का रेंज देके पढ़ सकते हो। कहीं ना कहीं तुमको मोटिवेशन मार्क्स सुन के ही आता है, 25 मार्क्स तक आ सकता है, चलो पढ़ना ही पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए मोटिवेशन का पॉइंट कहीं ना कहीं एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आता है वो है। तो मैंने आपका मोटिवेशन बता दिया। भाई मेरा मोटिवेशन इस मार्क्स के आगे भी कुछ, मार्क्स के लिए तो ठीक है आप पढ़ ही रहे हो, एग्जाम देना है, स्कोर करना है, वो तो है। इस मार्क्स के अलावा भी आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए। मतलब कल के दिन पे अगर तुम किसी कंपनी के अकाउंटेंट बने तो उस कंपनी का उद्धार करने के लिए तुम्हारा जीएसटी का नॉलेज स्ट्रांग होना अनिवार्य है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कंपनी जो सप्लाई कर रही है, जो सेल कर रही है, उस सेल का, उस सप्लाई का डेट ऑफ लाइबिलिटी क्या रहेगा, ऑन विच डेट liability to pay GST gets generated, इसका ज्ञान होना चाहिए। मतलब प्रैक्टिकल लेवल, प्रैक्टिकल लाइफ में ये लेसन का वैसा ही इम्प्लीकेशन है जैसे आप इसका थियरी पढ़ोगे, है ना। आप कंपनी में जाके ये थोड़ी कहोगे अरे बहुत हार्ड था टाइम ऑफ सप्लाई, तो मैंने उसको ऑप्शन में रखा था सर, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत सारा कॉन्सेप्ट था, तो मैंने उसको ऑप्शन में छोड़ दिया, अभी कुछ याद नहीं है मुझे, मैं सीख के कंपनी का काम देख लूंगा। आप बोल पाओगे क्या? ऐसा नहीं बोल पाओगे। तो आप इसको रेलेवेंस जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ को रिलेट करके ही सीखो। मतलब इट्स लाइक कि हाँ आपको ये करके दिन पे काम आएगा ही प्रैक्टिकल लाइफ में, आफ्टर एग्जाम्स ऑल्सो। भूल नहीं जाना है। आप लोगों का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी होता है, एग्जाम खत्म तुरंत बुक तो आप रद्दी में बेच ही देते हो, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, साथ साथ में भूलना शुरू कर देते हो जो आपने सीखा है उन सारी चीजों को। ये भूलने वाला चीज मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, ये पैसे कमाने वाला चीज है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इससे अर्निंग होगा, पगार मिलेगा, सैलरी मिलेगा, या फिर कल के दिन पे खुद का जीएसटी प्रैक्टिशनर का बिजनेस चालू करके बैठोगे तो बिजनेस इनकम हो सकता है तुमको। तो मैं तुमको साथ साथ में एग्जाम के मार्क्स के साथ साथ में पैसे कमाने वाला लॉजिक भी बता के दे रहा हूँ। पैसे कमाने वाला नॉलेज, लॉजिक नहीं। लॉजिक आपको खुद से बिल्ड करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। किसी का सुन के आप पैसे कमाने का लॉजिक कभी नहीं ले सकते, इनबिल्ड होता है। लेकिन उसके बारे में बाद में कभी टाइम निकाल के आप लोगों से बात जरूर करूंगा। ओके, तो याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, अपने कॉन्सेप्ट को रिलेट करो कि ये कहाँ पे टच हो रहा है, रिलेट कहाँ पे हो रहा है,
तो देयर विल बी अ डैम इंटरेस्ट टू लर्न जीएसटी। अगर आप रिलेट नहीं करते, अगर आप रिलेट नहीं करते तो इंटरेस्ट नहीं जनरेट होगा तुम्हारे अंदर, और अगर इंटरेस्ट लैक कर गया तो भाई जीएसटी या टाइम ऑफ सप्लाई स्पेसिफिकली आपको लगेगा कि बाउंसर जा रहा है, आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है करके। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन, एडवाइस, जो कहना है समझ सकते हो उसको आप, इसको अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगे, आप इसको लंबा या परमानेंट याद रखने के हिसाब से समझोगे, आप इसको इतने अच्छे से समझोगे कि आप किसी दूसरे को समझा सको। वादा करना मुझसे बैठे बैठे घर पे। चलो तो भाई बहुत हो गया, ये तो जनरल बातें थी। टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ डेट का खेल रहेगा, हम यहाँ पे अमाउंट को टच भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेट डेट डेट। तो आपको कहीं ना कहीं कौन से महीने में कितना दिन आता है ये पता होना जरूरी है व्हेन यू आर लर्निंग टाइम ऑफ सप्लाई। लाइक आपको प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या पता होना चाहिए था कि कौन सा सिटी कौन से स्टेट में आता है, ये पता होना चाहिए था। वैसे ही टाइम ऑफ सप्लाई में आपको कौन से महीने में कितना दिन होता है, लाइक जनवरी में कितना, फरवरी में कितना दिन होता है, मार्च में कितना, अप्रैल में कितना, जून में कितना, जुलाई में कितना, मई में कितना, हमें छूट गया अकॉर्डिंगली। ओके, कुछ लोग ये हाथों पे इशारा करते, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून करते, आप लोग ने भी किया ही होगा, वो भी करो चलेगा, ये कोई फर्क नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कितना दिन आता है। क्योंकि अगर आपको वो नहीं पता तो एक आधा नंबर ऑफ डेज का भी कैलकुलेशन गलत होने पे आपका आंसर स्पॉइल हो जाएगा। चलिए तो आज डेट के खेल वाले लेसन का आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलो, टाइम ऑफ सप्लाई, इसमें भी we will learn time of supply for goods अलग से, time of supply for services अलग से, और changing rate of tax। Total we are learning 3 sections। Section number 12 जो बात करता है goods के बारे में, Section number 13 जो बात करता है सर्विसेज के बारे में, और सेक्शन नंबर 14 जो बात करता है दोनों के बारे में, बट वहां पे जो सिचुएशन है वो अलग है, दैट इज ऑफ चेंजिंग रेट ऑफ टैक्स। सेक्शन नंबर 14 में कुछ जिनके 2 से 3 सम ही रहेगा, उससे ज्यादा सम है नहीं, विल टीच जब आएगा उसका टाइम तब उसको हम बताएंगे। पहले तो मेन हम सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13 कवर करने जा रहे हैं, जो कि बात करता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में। तो सेक्शन नंबर 12, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर कोई गुड्स का सप्लाई हो रहा है तो भाई कैसे डिटरमाइन करना है आपके टाइम ऑफ सप्लाई को। गुड्स के केस में देयर आर 5 total cases: forward charge, reverse charge, vouchers, residual cases and interest। ये 5 अलग अलग केसेस को दिमाग में रख के हम टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे फॉर गुड्स, जिसमें आपका वाउचर्स, रेसिडुअल केस और मेरा इंटरेस्ट, ये 3 उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, उतना एग्जाम में कभी आता नहीं है, रेयरली सिर्फ बुक में उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, मैं भी आपको सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट ही एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन ऐसा उसके ऊपर कुछ है नहीं, बट नॉलेज के लिए बताऊंगा कि वो होता क्या है। सेम जैसे गुड्स के केस में 5 केसेस हैं, वैसे ही सर्विसेज के केस में भी 5 केसेस हैं। फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, वाउचर, रेसिडुअल केस, इंटरेस्ट। इसमें अगेन वाउचर, रेसिडुअल केस और इंटरेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैटर करता है वो है फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज द
मोस्ट। अब आप लोग में से कुछ लोग खुश हो गए रहोगे, बोलोगे सर अच्छा बता रहे हो आज तो आप। फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज खाली पढ़ने का मतलब इसमें दो मतलब 4 पढ़ने का, बस हो गया इतना तो है सर, वो तो हम 2 दिन में सीख लेंगे। रुक जाओ। फॉरवर्ड चार्ज ये एक केस है, इसके अंदर हम 4 केस पढ़ने वाले हैं। फॉरवर्ड चार्ज के अंदर हम कितना केस पढ़ेंगे? फॉरवर्ड चार्ज के अंदर वही 4 केस है। केस नंबर 1 होता है सप्लाई ऑफ मूवेबल गुड्स। नंबर 2 हो सकता है सप्लाई ऑफ नॉन मूवेबल गुड्स। Supply of non-movable goods. Number 3, continuous supply of goods. Then the last one will be goods sent on approval. हम फॉरवर्ड चार्ज के अंदर ये 4 अलग अलग छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ओके, तो अब सिर्फ इसको एक मत समझो, वो एक के अंदर 4 है छुपा हुआ। अभी थोड़ा सा आपको बुरा लगे सर ये थोड़ी चलता है, आपने तो कहा ये एक है ना, एक ही है, एक के अंदर 4। ओके, ये आपके फैमिली के बड़े मेंबर, ये उनके फैमिली के लोग, ऐसे आप समझ सकते। रिवर्स चार्ज के केस में टेंशन नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट है। रिवर्स चार्ज एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही रूल, नथिंग टू वरी। फॉरवर्ड चार्ज सर्विसेज में ज्यादा कुछ नहीं है, वहां पर भी आपको एक ही सीखने को मिलेगा सेम, जैसे वहां पे सिर्फ कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक आ सकता है, बाकी उतना कुछ नहीं है, उसमें भी एक ही रहेगा। और रिवर्स चार्ज में भी एक ही कॉन्सेप्ट है, मतलब आप ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं कवर करेंगे हम लोग। We will be covering in total, if I say हम टोटल अगर देखने जाए तो 10 से 11 कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, छोटा 10 से 11 कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। ओके, जितना मेरे नॉलेज में है उतना मैं आपको जरूर नोट्स अच्छे लेवल पे बना के देने की कोशिश करूंगा। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी हम हमारे नोट्स में जरूर कवर करेंगे, क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का लेवल और आपने जो क्लासेस में सीखा उसका लेवल, इन दोनों में फर्क क्या है। अगर दोनों मैच हो गया तो तुम आगे हो, अगर आपने जो सीखा वो ऊपर के लेवल का है, एग्जाम में छोटे लेवल का आता है, तो आपको खुश होना चाहिए। अगर वाइस वर्सा है कि एग्जाम में हार्ड आ रहा है, आप सीख इजी रहे हो, तो आपको मुझे पकड़ लेना चाहिए तुरंत। ओके, चलो ठीक है, तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज फॉरवर्ड चार्ज। तो भाई व्हाट डू यू मीन बाय forward charge? When supplier is liable to pay tax on the supply made, it is called as forward charge. So people are like, sir क्या हुआ आपको, अभी तक तो ठीक थे। अरे इंग्लिश में बताया रे, जब सप्लायर को जीएसटी लाइबिलिटी गवर्नमेंट को भरना होता है, जिस सप्लाई पे सप्लायर को जीएसटी लाइबिलिटी भरना होता है, उस सेल को, उस सप्लाई को कहा जाता है फॉरवर्ड चार्ज का सप्लाई। आपको वो प्रोसेस याद हुआ है कि नहीं हुआ है? कौन सा प्रोसेस? अरे कौन सा प्रोसेस बोल रहा हूं मैं, आपको प्रोसेस याद हुआ है क्या? सप्लायर बायर से जीएसटी कलेक्ट करता है और वो पैसा लेके जाके गवर्नमेंट को भर देता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, यही होता है ना। तो ये जो नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है ना, इसी को फॉरवर्ड चार्ज कहा जाता है, जहाँ पे सप्लायर ने जीएसटी का पैसा बायर से वसूला और गवर्नमेंट को भरा, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भरने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सप्लायर, है तो सप्लायर। तो
ये फॉरवर्ड चार्ज, जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता है उसको फॉरवर्ड चार्ज कहा जाता है। तो फॉरवर्ड चार्ज में सर मूवेबल गुड्स आएगा, मतलब अगर मूवेबल गुड्स का सप्लाई हुआ है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करने का। मूवेबल गुड्स मतलब गुड्स which can be moved from one place to another। ये वाला डेफिनेशन मैंने आज तक आपको टोटल 101 बार बताया है। 101 इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि गणपति आने का टाइम है। 101 बार बताया है मैंने तुमको अब तक कि गुड्स का डेफिनेशन। तो अगर मूवेबल गुड्स का सप्लाई हुआ तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, अभी नहीं बताऊंगा तब भी बताऊंगा। सप्लाई ऑफ नॉन मूवेबल गुड्स हुआ मतलब इंस्टॉलेशन वाला केस, तो वो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा। कंटिन्यूअस सप्लाई मतलब डेली का सप्लाई हो रहा है, रेगुलर सप्लाई हो रहा है, तो वो केस में सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। गुड्स सेट ऑन अप्रूवल मतलब समटाइम गुड्स को सेल सप्लाई किया जाता है लेकिन उसका सेल कंफर्म कब होता है, जब सामने वाला बायर उसको रिसीव करके गुड्स को चेक करके एग्री करता है ना कि ठीक है हाँ ये गुड्स मैं ले रहा हूँ, वो गुड्स सेट ऑन अप्रूवल है क्योंकि गुड्स सामने वाले के अप्रूवल पे डिपेंड है। अगर बायर ने रिजेक्ट किया तो गुड्स वापस आ जाएगा। ठीक है सर, फॉरवर्ड चार्ज तो समझ गए, ऐसा उम्मीद करता हूँ। दूसरा क्या है, दूसरा है मेरा रिवर्स चार्ज। क्या है, रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज भी मैंने आपको बताया था, कहाँ बताया था पता है, रजिस्ट्रेशन वाले लेसन में मैंने आपको रिवर्स चार्ज एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज रिवर्स चार्ज, कब रिवर्स चार्ज होता है। रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है, व्हेन सप्लायर sorry when buyer is liable to pay the tax to the government on the supplies, it is known as reverse charge। म्हणजे काय, अरे कळतंय काय, म्हणजे काय, थांबा मी सांगतो तुम्हाला। म्हणजे अगर सप्लाई जो हो रहा है उस पे जो बायर है ना, बायर उसको टैक्स भरना पड़ रहा है तो उसको आप रिवर्स चार्ज कहते हो। नहीं तो क्या होता है, नॉर्मल में फॉरवर्ड में क्या हो रहा था, गवर्नमेंट को टैक्स भरने की जिम्मेदारी सप्लायर की थी, रिवर्स में गवर्नमेंट को टैक्स भरने की जिम्मेदारी बायर का रहेगा। किसका रहेगा, बायर का रहेगा, याद रखना, सिंपल याद रखो। जब जूम मीटिंग होगा तो पूछ पूछ के पूरा का पूरा तुम्हारा जान खा लूंगा मैं, याद रखना। बढ़ते का चला, तो फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज गुड्स में भी वही है, सर्विस में भी वही है। सर ये तो इंट्रोडक्शन, रामायण महाभारत इतिहास भूगोल ये वो सब कुछ खत्म। अब फाइनली हम सेक्शन नंबर 12 शुरू करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स। उसके पहले थोड़ा सा मैंने आपके ऊपर प्यार आके एक थियरी टाइप करके रखा था, चलो मैं एक बार वो थियरी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। टाइम ऑफ सप्लाई, दिमाग कान और बस ओपन रखना। Section 12, subsection 1 states that what states liability to pay tax on goods shall arise at the time of supply as determined in accordance with the provision of this section. In order to calculate and discharge a tax liability, it is important to know the date. It is important to know the date when the tax liability arises. That is the date on which चार्जिंग इवेंट हैज ऑकर्ड। वही बात हो रहा है, हम डेट डिटरमाइन कर रहे कि कौन से डेट पे चार्जिंग इवेंट आया। चार्जिंग इवेंट मतलब टैक्स कब से लगेगा, कौन से दिन से लगेगा, उसको डिटरमाइन करना है हमको टाइम ऑफ सप्लाई में। टाइम मतलब यहाँ पे डेट के बारे में बात हो रहा है, गेटिंग।
In GST law, it is known as time of supply, TOS. It is determines the rate of tax. It determines the rate of tax. Time of supply also determines the due date of payment of tax. मैंने कहा ना due date कि भाई आपको लाइबिलिटी कब भरना है, ये ढूंढ रहे हो आप लोग। क्या ढूंढ रहे हो? लाइबिलिटी कब भरना है, ड्यू डेट क्या है, कब जनरेट हुआ लाइबिलिटी। इन्हीं चीजों के बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। आई होप आपकी आत्मा अभी तक मेरे साथ ही जुड़ी हुई है। चलते हैं आगे। 10 टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइंस व्हेन टैक्स इज टू बी लेविड एट व्हाट रेट एंड व्हेन इट शुड बी पेड। ओके, कब लगेगा टैक्स, क्या रेट पे लगेगा टैक्स, कब गवर्नमेंट को टैक्स भरना है, इन चीजों के बारे में हम टाइम ऑफ सप्लाई में सीखेंगे। सेक्शन नंबर 12, 13 एंड 14। GST law provides separate provision to determine the time of supply of goods and services। देखा ना हमने, गुड्स के लिए अलग है और आपके सर्विसेज के लिए अलग है सेक्शन, और ये चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के लिए अलग है। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स क्या होता है मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ, सुन लो। समटाइम गुड्स का या फिर सर्विसेज का रेट ऑफ टैक्स चेंज होता है ऑल ऑफ सडन मिडल में, तो वो केस में कौन सा वाला रेट पकड़ना है, जुना पकड़ना है कि नया पकड़ना है रेट ऑफ टैक्स, उसका कैलकुलेशन हम सेक्शन 14 में पढ़ेंगे। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल अगर मैं कहूँ, पहले समझ के चलो, मोबाइल के ऊपर पहले 28% का रेट ऑफ टैक्स लगता था, अब उसके ऊपर 18% रेट ऑफ टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, पहले 28 था अब 18 है। तो हमको यहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ता है डेट को देख के कि रेट ऑफ टैक्स कब चेंज हुआ, सप्लाई कब हुआ है, लाइबिलिटी कब जनरेट हुआ है। इन सारी चीजों को रिलेट करके हम डिसाइड करते हैं कि रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा, दैट इज ओल्ड वाला 28% कि न्यू वाला 18%। एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको, ओके, पढ़ेंगे इंडीड। हर एक चीज पढ़ाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, आपको वादा रहा तुमसे। ओके, इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये थियरी मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया है या करूंगा उसमें ये थियरी टाइप करके दे रहा हूँ। तुम सब मिलके ना मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए कि तुम्हारे उतने बड़े टेक्स्ट बुक से मैं तुम्हारे लिए छान छान की नोट्स देता हूँ निकाल के, जो इम्पोर्टेंट है, जो अंडरस्टैंडेबल है, आपको जो क्वेश्चंस रिलेवेंट है। लेकिन नहीं, तुम तो मुझे कभी थैंक यू बोलते ही नहीं हो। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते। चलो गाइस, सेक्शन नंबर 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। हम पहले गुड्स कवर कर रहे हैं तो देखते हैं। फॉरवर्ड चार्ज, इन दिस केस सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। सप्लाई कैन बी ऑफ 3 टाइप, दे आर 3 नहीं, ये थोड़ा गलत हुआ, ये 4 है। दे आर सप्लाई ऑफ मूवेबल गुड्स, सप्लाई ऑफ नॉन मूवेबल गुड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स और गुड्स सेट ऑन अप्रूवल। मैंने अभी अभी इन चारों चीजों के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, आई होप आपने ध्यान दिया। ओके, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ मूवेबल गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ मूवेबल गुड्स, दैट इज अपना फॉरवर्ड चार्ज का पहला वाला सिचुएशन, मूवेबल गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी earlier of the following, that is date of invoice and date of moment of goods। मतलब आपको इन दो डेट्स में कंपैरिजन करना है, इनवॉइस का डेट और डेट ऑफ मोमेंट ऑफ गुड्स को कंपेयर करना है। इन दोनों डेट में से जो अर्लियर वाला डेट रहेगा वही आपका आंसर, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। जैसे समझो आपके क्वेश्चन में डेट ऑफ इनवॉइस दिया गया है 1 अक्टूबर 2019, डेट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स दिया गया है 3 अक्टूबर 2019। अब इन दोनों में से अर्लियर वाला डेट कौन सा है, अर्लियर मतलब पहले आने वाला डेट, सर 1 अक्टूबर 2019 अर्लियर डेट है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। इतना ही है, आंसर खत्म। अरे वाह, कुछ लोग डाउट में आ गए, अरे सर कम पढ़ा रहे हो क्या? नहीं दोस्तों, इतना ही है।
इतना ही कॉन्सेप्ट है। ओके, तो डिफिकल्ट क्या है आगे देखते हैं, अभी तो शुरुआत है। देखो मैंने यहाँ पे आपको रेफर करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिख के रखा है कि ये कॉन्सेप्ट दैट इज मूवेबल गुड्स वाला कॉन्सेप्ट आपको कहाँ पे देखने मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में। और भी क्वेश्चंस में है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, जो है वो है मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लिखा। बाकी क्वेश्चन आपको खुद से देख के आइडेंटिफाई करना है, सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो तुम क्या करोगे, सही बात है कि नहीं। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। चलो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। आपको यहाँ पर कहीं पे भी ये नहीं दिया है कि आप मूवेबल गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर रहे हो या करने वाले हो, दिया है क्या, नहीं दिया। तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाई क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हो दैट रिलेट्स टू मूवेबल गुड्स। मूवेबल गुड्स के केस में गाइस आपको ये वाला कॉलम दिखेगा दैट इज ऑफ डेट ऑफ रिमूवल। ये कॉलम आपको मूवेबल गुड्स के केस में देखना है कि है क्या। अगर ये है मतलब वो मूवेबल गुड्स है। तो हम क्या कंपेयर करते हैं, अभी अभी हमने देखा कि हम कंपेयर क्या करते हैं मूवेबल गुड्स के केस में, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस है और डेट ऑफ मूवमेंट और डेट ऑफ रिमूवल आप कह सकते हो उसको, आप इसको डेट ऑफ रिमूवल भी कह सकते हो। ओके, डेट ऑफ रिमूवल भी आप इसको कह सकते हो, चलेगा, अलाउड है। तो हम डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस को कंपेयर करते हैं और उन दोनों के अर्लियर डेट को टाइम ऑफ सप्लाई के आंसर में लिख देते हैं। मतलब यहाँ पे रिसिप्ट ऑफ पेमेंट वाला कॉलम कोई भी काम का नहीं है। मैं आपको पहले ये कॉलम का हेडिंग क्या मीनिंग बताता हूँ। डेट ऑफ रिमूवल मतलब क्या, देखो मूवेबल गुड्स के बारे में अपन सीख रहे हैं, किसके बारे में सीख रहे हैं, मूवेबल गुड्स के बारे में हम सीख रहे हैं। तो मूवेबल गुड्स के केस में गुड्स फैक्ट्री से, दुकान से जिस दिन निकला उसको कहा जाता है डेट ऑफ रिमूवल। वापस बोलता हूँ, जिस दिन गुड्स फैक्ट्री से या दुकान से निकला, रिमूव हुआ, उसको कहा जाता है डेट ऑफ रिमूवल। और डेट ऑफ इनवॉइस मतलब डेट ऑफ बिल, मतलब कौन से दिन पे बिल बना उसको कहा जाता है डेट ऑफ इनवॉइस। और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मतलब क्या, पैसा कभी मिला उसको कहा जाता है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। क्या कहा जाता है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। मतलब पैसा अभी सेल हो रहा है तो पैसा भी तो मिलेगा। इसके ऊपर ना मैं आपको एक बता दूं, कॉन्ट्राडिक्शन है। आप जो टेक्स्ट बुक रेफर करते हो उसमें टेक्स्ट बुक कौन सा आप रेफर करते हो, आप आइदर सेट पब्लिकेशन रेफर करते हो या फिर मनन पब्लिकेशन रेफर करोगे। मैं दोनों रेफर करता हूँ। तो मनन पब्लिकेशन में इसका रूल अलग बताया गया है और सेट पब्लिकेशन में इसका रूल अलग बताया गया है। जैसे कि मनन पब्लिकेशन में सिर्फ इन दोनों को दैट इज डेट ऑफ रिमूवल को और डेट ऑफ इनवॉइस को कंपेयर करने बोला गया है। और स्टेट पब्लिकेशन में इन तीनों डेट को कंपेयर करके अर्लियर देने के लिए कहा गया है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। क्या था, एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 66 2017 समथिंग है। तो वो नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने बोला कि आप फॉरवर्ड चार्ज के केस में, स्पेसिफिकली फॉरवर्ड चार्ज के केस में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट को कंसीडर मत करो। जिस दिन आपको पैसा मिला वो वाले डेट को भूल जाओ। तो इसके लिए मनन प्रकाशन में वो सॉल्यूशन चेंज हो गया, बट सेट में वो नहीं हुआ। इवन आई फॉलो दिस रूल ओनली, क्योंकि मैं नोटिफिकेशंस के हिसाब से चलना सही समझता हूँ, तो हम यही रूल फॉलो करेंगे। और इसलिए मैं मेरे हर फॉरवर्ड चार्ज के आंसर में मैं चिल्ला के फॉरवर्ड चार्ज इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चेंजेस सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज के लिए हुआ था। तो मैं फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में
आपको ये नोटिफिकेशन नंबर लिखा के दूंगा हर सम में, जो आपको लिखना है हर सम में। तो अभी अपने रूल के हिसाब से हम क्या टाइम ऑफ सप्लाई लेंगे, अर्लियर ऑफ दीज टू। ओके, अगर मैं इधर ही पहले डिसाइड कर लूं टाइम ऑफ सप्लाई का, तो बताओ इन दोनों में से पहले वाले केस में 1 नवंबर 2019 और 2 नवंबर 2019, अर्लियर ऑफ दीज टू, कैन आई से पहले वाले का आंसर 1 नवंबर 2019, देन 3 नवंबर 2019 और 1 नवंबर 2019, कैन आई से इन दोनों का अर्लियर, मतलब इट विल बी अगेन 1 नवंबर 2019, देन 4 नवंबर 2019 और 4 नवंबर 2019 सेम ही डेट है, तो कंपैरिजन नहीं, 4 दिसंबर 2019, वेरी सॉरी, देन 5 जनवरी 2020 और 7 दिसंबर 2019, इन दोनों में अर्लियर पहला कौन सा डेट आया रहेगा, पहले ये डेट आया रहेगा। देखो ये 2019 साल है और ये 2020 है, तो पहले तो 19 आता है ना, तो कैन आई से यहाँ पे मेरा आंसर क्या है, 7 दिसंबर 2019। देन यहाँ पे देखो डेट ऑफ रिमूवल 10 जनवरी और डेट ऑफ इनवॉइस 9 जनवरी, इन दोनों में अर्लियर पहला वाला डेट कौन सा है, 9 जनवरी 2020, देन 25 फरवरी कि 26 फरवरी, इन दोनों में से अर्लियर, कैन आई से इट इज 25 फरवरी 2020। हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई ऐसे डिटरमाइन करना है कंपैरिजन करके, सिंपल कंपैरिजन, मैटर ऑफ कंपैरिजन। अभी मैं इसका आंसर लिखने का आपको फॉर्मेट बताता हूँ कि हाउ टू राइट द आंसर। ओके, चलो, कैन आई से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कैसे लिखना है, पहले जो केस है उसको एक्सप्लेन करो। केस क्या है, मूवेबल गुड्स, तो कैन आई से इन केस ऑफ मूवेबल गुड्स टाइम ऑफ सप्लाई shall be earlier of following dates। क्या क्या लिख सकते हो, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस और बी डेट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स या फिर डेट ऑफ रिमूवल। मैं रिमूवल ही लिखता हूँ, थोड़ा आपको समझने में इजी हो, है ना। ये तो मैंने कंडीशन लिखा कि क्या कंडीशन है टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने का। अब अपन हेडिंग देते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। कॉलम्स क्या क्या बनेगा दोस्तों, कॉलम एक डेट ऑफ रिमूवल का, एक डेट ऑफ इनवॉइस का और टाइम ऑफ सप्लाई का। पेमेंट का कॉलम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसका कोई रिलेवेंस है नहीं, हम उसको कंपैरिजन में लेते ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है उसका। तो आप लोगे तो गलत नहीं है, बट अगर नहीं लोगे तो ठीक है, दैट्स फाइन। तो मैं टोटल आपका कॉलम एक सीरियल नंबर का मिला के 1 2 3 4 बनाता हूँ। चलो, 4 कॉलम, सीरियल नंबर और मेरा डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई। चलो, पहला मेरा सीरियल नंबर क्या है, कैन आई से डेट ऑफ रिमूवल 1 नवंबर 2019, डेट ऑफ इनवॉइस 2 नवंबर 2019। चलो, 1 नवंबर 2019, 2 नवंबर 2019, इन दोनों का अर्लियर वाला डेट 1 नवंबर 2019। देन नंबर 2 में देखो क्या है,
3 नवंबर 2019 और 1 नवंबर 2019। 3 नवंबर 2019 और 1 नवंबर 2019, इन दोनों का अर्लियर क्या है? इन दोनों का अर्लियर है सर 1 नवंबर, सॉरी वेरी सॉरी, नवंबर है, जनवरी है। यहाँ पे डेट गलत लिख दिया मैंने जोश में। 1 नवंबर 2019, तो इन दोनों का अर्लियर विल बी 1 नवंबर 2019। देन द थर्ड वन 4 दिसंबर 2019 और 4 दिसंबर 2019, वही कंपैरिजन ही नहीं है, सीधा सीधा जो है वही आ जाएगा। 4 दिसंबर 2019, 4 दिसंबर 2019, इन दोनों का अर्लियर वही एक ही डेट है 4 दिसंबर 2019। देन सीरियल नंबर 4 5 जनवरी 2020, 7 दिसंबर 2019, तो 5 जनवरी 2019 और डेट क्या था? 7 दिसंबर 2019, 7 दिसंबर 2019। इन दोनों का अर्लियर क्या है? इन दोनों का अर्लियर देखो, डेट ना कभी कभी मैं भी गलत लिख देता हूँ। ये 2020 है, ये मेरा 2020 है। इन दोनों का अर्लियर पहले आने वाला डेट चुनो, 7 दिसंबर 2019। देन पांचवा 10 जनवरी 2020 और 9 जनवरी 2020। नंबर 5 10 जनवरी 2020, 9 जनवरी 2020, इन दोनों का अर्लियर 9 जनवरी 2020। देन नंबर 6 25 फरवरी 2020 और 26 फरवरी 2020। नंबर 6 26 फरवरी 2020, 25 फरवरी 2020, इन दोनों का अर्लियर 25 फरवरी 2020। डन डन विद आंसर, मतलब ये फॉर्मेट था। पहले आप कंडीशन कोट करोगे, याद है जैसे हम रजिस्ट्रेशन में कंडीशन लिखते थे वैसा ही कुछ, ये कंडीशन लिखा, फिर टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड किया। कंक्लूजन नहीं आता है इसमें, लेकिन मैं इसमें एक नोट लिख के दे रहा हूं कि हम क्या नोटिफिकेशंस को काउंट करके दिमाग में रख के ऐसा सम सॉल्व किए हैं, उसका मैं आपको नोट लिखवा के दे रहा हूं। ठीक है, ये नोट सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज की केस में टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, ये लिख देने का सेफर साइड, कि ताकि सामने वाला बंदा आपका मार्क्स कोई भी रीजन से डिडक्ट ना करे। ओके, चलो आप इसको अभी कॉपी डाउन कर सकते हो, फट कॉपी डाउन करना है तो करो। आई थिंक तो आपको दिख रहा है क्लियरली, मेरा हैंड राइटिंग छोड़ के बाकी पूरा कॉपी कर सकते हो। ओके, टेक डाउन, ये आपका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, और ये है आपका क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। पढ़ा लो, ये ले लो, अरे ले लो। आई होप यू गेट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 2, होमवर्क हुआ देंगे तुमको, हमको होमवर्क दिए बिना तो रहने नहीं होता, आपको पता है ये बात, हम अभी आपको पा देंगे होमवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, स्ट्रेट अवे आपके लिए होमवर्क रहेगा, फाइंड आउट द सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस, टाइम ऑफ सप्लाई व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स। दिया है क्वेश्चन में, नहीं भी दिया है तो आपको समझ के लेना है कि डेट ऑफ रिमूवल आया है, तो डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कंसीडर नहीं होगा। कंपेयर करो, इन दोनों में से जो अर्लियर रहेगा वो टाइम ऑफ सप्लाई, जैसे इन दोनों में से अर्लियर कौन सा है, 5
सॉरी 7th जनवरी 19 और 5th जनवरी 19। इसमें पहले का आंसर 5 जनवरी 2019 रहेगा, दूसरे का आंसर 8 तारीख ही रहेगा, तीसरे का आंसर 11/12 की 12/12 11/12 आंसर रहेगा। देन चौथे का आंसर आपका 20/11/2019 की 22/11/2019। इन दोनों में अर्लियर 20/11/2019, पांचवा 27 फरवरी 2019 की 24 फरवरी 2019। 27 फरवरी 2019 विल बी द आंसर। सॉरी 27 नहीं, तुम्हारा कंसंट्रेशन चेक कर रहा था। 24 फरवरी 2019 will be the answer. Then the last one 24th November की 21st November। इन दोनों का earlier is 21st November, so 21st November will be the answer। बस ये होमवर्क सॉल्व करो, आज के लिए इतना ही। होमवर्क अच्छे से सॉल्व करो, डाउट है तो मैं अभी जिंदा हूँ, फोन कर लेना, मैसेज कर लेना, आई विल रिप्लाई। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर टाइम and patience, understanding, concentration, etc., etc., etc. Okay, chalo, bye bye.